बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है लीनियर अलजेब्रा का। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, एज पर रूटीन, वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स ताकि हम उसको भी थोड़ा रिकॉल कर लें। What we learned in the last lecture, how to write the column matrix by using vector notation. We introduced the vector notation. वेक्टर नोटेशन कब हमारे पास आती थी? हम कॉलम मैट्रिक्स से लेते थे। Then we discussed the addition, scalar multiplication of the vectors. What we done in multiplication, scalar multiplication, we multiply the scalar quantity to some vector और हमने देखा कि जो हमारे पास जो भी रिजल्टिंग वेक्टर आता है, and then we discussed how to add two vectors, कि हम किस तरह से वेक्टर्स को ऐड करेंगे, corresponding entries ऐड होती जाएंगी। फिर हमने अलजेब्राइकली डिस्कस किया अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेक्टर्स के। अब जब हमने एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया तो हमने फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस की, जिसमें हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव थी, और भी हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी। इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं वेक्टर्स की, क्योंकि वेक्टर्स की जो एंट्रीज़ हैं वो बेसिकली वेक्टर्स है क्या, कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स की एंट्रीज रियल नंबर से आती हैं। नेक्स्ट हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंगल वेक्टर डिस्कस किया कि हमने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है। एक सिंगल वेक्टर इनफैक्ट है क्या? वो हमारे पास एक सिंगल वेक्टर क्या बन रहा था? एक पोजीशन वेक्टर बन रहा था, एक लाइन बन रही थी रेफरेंस टू द ओरिजिन। एक पोजीशन वेक्टर, अ पोजीशन वेक्टर रेफरेंस टू द ओरिजिन हमारे पास बन रहा था। इसकी इटसेल्फ कोई सिग्निफिकेंस आप कह लें कि इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे पास। लेकिन जब हम वेक्टर्स का एडिशन करते हैं तो वहाँ से हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, जब हमने टू वेक्टर्स को ऐड किया था, लाइक इफ़ वी हैव टू एडजेसेंट वेक्टर्स। एडजेसेंट वेक्टर्स का भी आपको आइडिया होगा। एडजेसेंट वेक्टर्स आर द वेक्टर्स जिनका रेफरेंस पॉइंट सेम होगा। तो टू एडजेसेंट वेक्टर्स थे हमारे पास। हमने उनमें पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन, फॉर एडिशन हमने इंट्रोड्यूस करवाया था। हमने कहा था कि बेसिकली जिसमें डायगोनल बन रहा है वो हम टू वेक्टर्स को ऐड करके डायगोनल बना रहे हैं, तो उससे हमारे पास जो ग्राफिकल उसकी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो क्या थी कि वो हमारे पास एक पैरेललोग्राम थी। तो हम फाइनली क्या बोलेंगे कि बाय एडिंग टू वेक्टर्स वी गेट द पैरेललोग्राम। और ये पैरेललोग्राम इनफैक्ट क्या है, इसको हम आगे इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपके पास कोई लाइन नहीं बनती। अगर सिंगल वेक्टर की आप रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो हमारे पास एक सिंगल लाइन है, चाहे वो 2D पे बन रही है, चाहे वो 3D पे बन रही है। डिपेंड्स कि वेक्टर किससे बिलोंग कर रहा है। R2 से बिलोंग कर रहा है तो वो आपके पास 2D पे बन रही है। अगर वो 3 से बिलोंग कर रहा है तो आपके पास 3D पे बन रही है। पैरेललोग्राम रूल फॉर एडिशन में जब हमने टू वेक्टर्स को ऐड किया था तो अब आप देखिए वहाँ पे एक सिंगल लाइन नहीं थी। पैरेललोग्राम इनफैक्ट क्या है? पैरेललोग्राम इज अ प्लेन। ये हमारे पास एक प्लेन है। इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टू वेक्टर्स जब हो जाते हैं तो वो प्लेन बनाते हैं। देन हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स हमने इंट्रोड्यूस करवाया। जब हमने स्केलर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर डिस्कस किया तो वही बेसिकली हमारे पास हमने कहा कि अगर हमें जितने भी वेक्टर्स गिवन हैं उनको हम इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या बन रहा था? फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन x1 a1 प्लस x2 a2 वेक्टर प्लस सो ऑन xn an इक्वल्स टू b। तो ये b क्या है? हम इसे कहेंगे b कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स a1 a2 अप टू an। ये वेक्टर्स हैं, ये कॉलम्स हैं हमारे पास ए मैट्रिक्स के, with weights x1 x2 up to xn belongs to the set of real numbers। तो ये हमारी डेफिनेशन थी लीनियर कॉम्बिनेशन की ऑफ द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स। जितने भी हमें गिवन है, ये हमारे पास जनरली n वेक्टर्स थे, n कॉलम्स थे हमारे पास, तो हमने n वेक्टर इंट्रोड्यूस करवाए लेफ्ट साइड पे और
ये हमारे पास बी के इक्वल हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं ये जो बी है हैज़ द सेम सोल्यूशन सेट एज द लीनियर सिस्टम हुज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज दिस। तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये बनाते थे जिसमें हमारे पास ये जो वेक्टर्स हैं ये कॉलम्स हैं, हम इसको वेक्टर नोटेशन में लिख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉलम है, सेकंड है, अप टू सो ऑन। तो यहाँ तक ए एन तक आपके पास, ए एन वेक्टर तक आपके पास क्या बना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। जब 20 में ऐड हुआ तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। तो अब वो ये कह रहा है कि बेसिकली ये इन दोनों डेफिनेशंस को हमने रिलेट किया था, रिलेट करते हुए हमने ये बात बताई थी कि जब हम इन दोनों डेफिनेशंस को रिलेट कर रहे हैं तो इसको अगर हम कहें कि एज बी कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वन ए टू अप टू ए एन वैक्टर्स, या हम कहें कि ये जो हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गिवन है इसका सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट कर रहा है, या हम कहें द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो हम इसका मतलब ये है कि we are discussing the same thing. In particular, we can be generated by a linear combinations of a1 a up to a n vectors if and only if there exists a solution to the linear system corresponding to the matrix 5. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए वही बात रिपीट कर रहा है इसने, लेकिन इफ़ एंड ओनली इफ के साथ इसलिए बताया है कि जब एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करेगी। अगर बी ए वन अप टू ए एन की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है तो इसका मतलब ये है कि B is the solution of these vectors. In other words, we will say that this augmented matrix has the solution set. और हम ये कहेंगे the system of the given system of linear equation, क्योंकि इससे ये हमने system of linear equation से ये बनाया है, is consistent. तो हम इसका मतलब है we are discussing the same thing. The way of asking is different. द वे ऑफ क्वेश्चन इज़ डिफरेंट, लेकिन एक चीज़ के बारे में हमें केयरफुल रहना है कि बेशक ये जो हमारे पास इसके सेम मीनिंग्स हैं, अगर आपसे लीनियर कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है यू विल आंसर इन दैट वे कि आपने बताना है कि येस बी कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। अगर आपसे पूछा जा रहा है सिस्टम कंसिस्टेंट है, प्रोसीजर इज सेम, बट द वे ऑफ रिप्लाइंग शुड बी डिफरेंट कि आप किस तरह से उसको रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करके उसके अकॉर्डिंगली आपने करना है। तो ये हमारा रिकॉल हो गया लास्ट लेक्चर का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है, दैट इज स्पैनिंग सेट ऑफ द गिवन वेक्टर्स। अब ये स्पैनिंग सेट क्या है? इफ v1 v2 वेक्टर्स अप टू vp आर इन आर एन। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था, यहाँ पे p है, यहाँ पे n है। n मीन्स कि v1 अगर आर एन से बिलोंग कर रहा है तो उसके अंदर n एंट्रीज हैं। ठीक है, तो n एंट्रीज मीन्स कि हमारे पास जब ये आप इसको ए मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास n, इसके अंदर n रोज होंगी और कॉलम्स हमारे पास p कॉलम्स होंगे। बिकॉज हमने कहा था बेशक आप यहाँ इसको m कह दें, m एंड n कैन बी डिफरेंट एंड m एंड n कैन बी सेम। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतनी ही नंबर ऑफ रोज हों, और सेम भी हो सकते हैं, दीज कैन बी डिफरेंट। देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ, कि हमारे पास इससे जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बनते हैं, कितने बनते हैं हमारे पास, इनफाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, इज डिनोटेड बाय स्पैनिंग सेट ऑफ v1 v2 अप टू vp। अब इसमें वो कह रहा है कि आपके पास ये जो वेक्टर्स हैं इसके इससे जितने भी, अब हमें पता है हम लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन ये होगा कि हम कहेंगे कि अगर हम वेट सपोज हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं c1 या आप x1 वेट, तो हम जो प्रीवियसली यूज़ करते रहे हैं वेट्स वो x बेसिकली x वेक्टर के ही आपके पास एंट्रीज होती थी, x1 x2 x3, बेशक आप वो कह लें c1 कह लें। तो अब जैसे हमने डेफिनेशन में c1 यहाँ पे यूज़ किया, c1 c2 अप टू cp, आप इसको x1 x2 xp कह लें। These are the weights is denoted by the spanning set of this, कि इसको हम ऐसे इंट्रोड्यूस कर स्पैनिंग सेट ऑफ दिस। अब स्पैनिंग सेट में क्या आ रहा है, इसके जितने इनफाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन, पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो सब के सब कंटेन करेंगे स्पैनिंग सेट ऑफ v1 v2 अप टू vp इसमें, एंड इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ आर एन। वो सारे के सारे, अब इसका जो एक लीनियर कॉम्बिनेशन है दैट वुड बी द सबसेट ऑफ दिस स्पैनिंग सेट, क्योंकि जब उसमें सारे के सारे इसमें आ सकते हैं स्पैनिंग सेट ऑफ v1 v2 vp का क्या मतलब, वो ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज वेक्टर्स जितने भी आ रहे हैं आपके पास वो सारे के सारे स्पैनिंग सेट में कंटेन करेंगे। तो इट मीन्स कि ईच लीनियर कॉम्बिनेशन इज अ सबसेट ऑफ दिस स्पैनिंग सेट। स्पैनिंग सेट के लिए एक और वर्ड यूज है, जनरेटेड बाय दिस
spanned or generated by v1, v2 up to vp. That is, spanning set of v1 to vp is the collection of all vectors that can be written in the form. अब वो उसी को लीनियर कॉम्बिनेशन को वेक्टर्स कह रहे हैं, हमें पता है कि हम वेक्टर्स की कलेक्शन को बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो वो कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ ऑल वेक्टर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, वो सारे के सारे स्पैनिंग सेट में आएंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं C1 को कोई भी वैल्यू मैं इसकी चूज करती हूँ 0 0 0, तो यहाँ पे मैं 1 चूज कर लेती हूँ, तो VP आल्सो कंटेन्ड इन स्पैनिंग सेट ऑफ V1 अप टू VP, वेयर दीज आर द स्केलर्स। स्केलर्स भी कहते हैं इनको, वेट्स भी कहते हैं, और मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया है, यू कैन रिप्रेजेंट इट in x1 x2 up to xp। नेक्स्ट रिमार्क में भी यही बात डिस्कस कर रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि अब इसको बेसिकली ये रिलेट कर रहा है वेक्टर इक्वेशन को, जो वेक्टर इक्वेशन बेसिकली क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन की जो हम बात कर रहे हैं। अब इसको वो स्पैनिंग सेट के साथ रिलेट कर रहा है, स्पैनिंग सेट को फिर ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के साथ इस रिमार्क में रिलेट कर रहा है कि ताकि वो एक्सप्लेन कर सके कि बेसिकली all of these are the same things. A given vector B is in spanning set of V1 up to Vp is the same as asking whether the vector equation has a solution. कि वो कह रहा है कि आपसे अगर ये पूछा जा रहा है कि this vector has a solution, in other words हम कहेंगे if B can be written as a linear combination of the vectors V1 V2 up to Vp, या आपसे कहा जाए स्पैनिंग सेट ऑफ V1 V2 अप टू Vp क्या स्पैन कर रहा है बी क्या स्पैन कर रहा है V1 V2 अप टू Vp को, या आपसे पूछा जाए कि क्या इस सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, आस्किंग वेदर द लीनियर सिस्टम विद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हैज अ सोल्यूशन। तो वो कह रहा है ये आपसे तीनों तरह से सेम ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन आपने जो आंसर करना है वो डिफरेंट होना चाहिए, उसका वे डिफरेंट होना चाहिए। तो स्पैनिंग सेट स्टूडेंट्स होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम ज़रा ग्राफिकली देखते हैं कि हमारे पास जो स्पैनिंग सेट है, अगर उसमें एक सिंगल वेक्टर आ रहा है तो वो क्या बनेगा। जब हमारे पास स्पैनिंग सेट में 2 वेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे स्पैनिंग सेट ऑफ सिंगल वेक्टर है, यहाँ पे स्पैनिंग सेट ऑफ 2 वेक्टर्स हैं, तो इनको हम ज्योमेट्रिकली किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। अब वो कह रहा है एक है हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन स्पैनिंग सेट ऑफ V एंड स्पैनिंग सेट ऑफ UV, 2 वेक्टर्स। अब हम लेट करते हैं these vectors belongs to the set of real numbers R3. R3 means the entries of each vector, number of entries in each vector are 3। कि आपके पास जैसे V है, इसमें 3 एंट्रीज हैं, U में भी 3 एंट्रीज हैं, V में भी 3 एंट्रीज हैं। तो हम इस तरह की एग्जांपल लेते हैं। देन स्पैनिंग सेट ऑफ V इज द सेट ऑफ ऑल स्केलर मल्टीपल्स ऑफ V। अब देखिए ना, लीनियर कॉम्बिनेशंस की जब हम बात कर रहे हैं तो इट मीन्स के हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि C1 V इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, कि बी को हम बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में बेसिकली यहाँ पे एक ही वेक्टर आ रहा है हमारे पास। तो वो कह रहा है कि इसमें फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे पास कितने पॉसिबल यहाँ पे वेक्टर्स बन सकते हैं, स्पैनिंग सेट में कितने वेक्टर्स आ सकते हैं, कितने पॉसिबल हमारे पास बनेंगे पेयर्स, तो वो हमारे पास जितने इसके स्केलर V के स्केलर मल्टीपल्स एग्जिस्ट करेंगे और वो इनफाइनाइट है, विच इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन इन R3। अब ये देखिए स्पैनिंग सेट में एक सिंगल वेक्टर आ रहा है, तो हम लोगों ने इसे लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, विच इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन इन R3। ये सिंपल क्या है, आपके पास पॉइंट्स ऑन द लाइन है। अब V यहाँ अगर आ रहा है तो 2V उससे 2 टाइम्स डबल हो जाएगा, फिर 3V उससे ट्रिपल हो जाएगा, फिर अगर आप नेगेटिव करेंगे तो ये ऑरिजिन से ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। मीन्स कि ये रहेगा 3D में। अब जब R3 से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स के वी विल प्लॉट दिस लाइन in 3D. If U and V are the non-zero vectors in R3 and V not a multiple of U, this is very important, V not a multiple of U। ऐसा ना हो कि आपके पास स्पैनिंग सेट ऑफ यू वी लिखा हुआ हो तो आप उसको डायरेक्टली कह दें कि आपके पास इससे जो प्लॉट बन रहा है वो ये बन रहा है, जो भी मैं भी आपको बताऊंगी, तो आप उसको इससे डिफरेंट प्लॉट बता दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वी नॉट अ मल्टीपल ऑफ यू,
कि इसको अगर देखें अगर मल्टीपल हो गया तो ऑलरेडी v क्या है, v इज द सेट ऑफ ऑल स्केलर मल्टीपल्स ऑफ v के। अब अगर v इसमें आ रहा है स्पैनिंग सेट में तो इट मीन्स कि 2v bc में आएगा, 3v bc में आएगा, 1/3v भी इसी में ही आएगा। तो ये एक ही इट मीन्स के वी आर डिस्कसिंग इन फैक्ट अ सिंगल वेक्टर। ठीक है, अगर वो मल्टीपल उसका हो जाएगा तो फिर ये अगर इसका मल्टीपल है v और u आर द मल्टीपल ऑफ ईच अदर, तो इट मीन्स के v इज u इज इक्वल्स टू इन फैक्ट 2u, 1/2 v 1/2 u। तो ये इनफैक्ट आपके पास सेम वेक्टर होगा। तो ये आपने कंडीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखनी है कि जब भी इसको डिस्क्राइब करना है तो आपको इनिशियली ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि वी यू का मल्टीपल तो नहीं बन रहा, क्योंकि अगर वी यू का मल्टीपल बनेगा तो वो आपके पास वापस यही चीज़ बन जाएगी। देन स्पैनिंग सेट यू वी इज द प्लेन इन R3। हमने क्या बोला था, जब टू वेक्टर्स होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये पैरेललोग्राम बनी हुई है ना। इफ हियर इज u, हियर इज v, और एंड दिस इज द ऑरिजिन। तो ये अब हमारे पास प्लेन है। तो अब अगर आप ये कह दें कि फॉर एग्जांपल यू एंड वी आर द मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, कि आपको ये क्वेश्चन गिवन है, ये वाला स्पैनिंग सेट ऑफ यू एंड वी, इसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल्स बन रहे हैं और आप कह दें कि इससे प्लेन बनता है, तो इट मीन्स आपने उसको सही जज नहीं किया, आपने उसकी कंडीशन नहीं देखी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। विद वी नॉट अ मल्टीपल ऑफ यू और यू नॉट अ मल्टीपल ऑफ वी, कि हम इन दोनों की दूसरे का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। देन आपके पास ये 3D पे एक प्लेन बनेगा, जिसको हमने इस प्लेन को क्या कहा था, ये हमारे पास इनफैक्ट टू वेक्टर से पैरेललोग्राम बन रही है। दैट कंटेन्स यू वी एंड u vector, v vector and zero vector. In particular, spanning set of u v contains the line in R3 through u and 0 and the line through v and 0। तो उसी से ही आपके पास जीरो वेक्टर से u की तरफ एक लाइन बनेगी जिसको हमने पोजीशन वेक्टर बोला है, रेफरेंस टू द ओरिजिन, और इस तरह से v इज द पोजीशन वेक्टर रेफरेंस टू द ओरिजिन जीरो वेक्टर। तो हमारे पास जो सम है इसका वो इस पॉइंट पे आएगा, उसे हमारे पास इस पॉइंट पे सम आएगा, u प्लस v का सम इस पॉइंट पे आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली पैरेललोग्राम बनी। अब फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम 6u की, जैसे हमने यहाँ पे बात की u, ये पे 3u है, 5u, सपोज यहाँ पे 6u है और यहाँ पे आपके पास 6u है और यहाँ पे आपके पास, इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें या आप 3v भी कह दें, तो हमारे पास यहाँ पे अगर 6u है, 3v है, तो वो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा। लेकिन अभी जो है वो आपके पास ये वाली एग्जैक्ट u प्लस v से पैरेललोग्राम जो बनेगी वो u प्लस v ये बनेगी, लेकिन हमने इसे एक्सटेंड करके एक बड़ी पैरेललोग्राम की फॉर्म में कर दिया। डिपेंड करता है कि क्योंकि हमारे पास स्पैनिंग सेट में u और v के मल्टीपल्स भी आ रहे हैं, तो वो फिर इसलिए इसको ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है। अब हम ऐसे करते हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम स्पैनिंग सेट को डिस्कस कर लेते हैं। u वेक्टर आपको गिवन है, u बिलोंग्स टू R3, v belongs to R3, तीन एंट्रीज हैं, and v belongs to R3. Then spanning set of uv is a plane through the origin in R3. अब वो कह रहा है कि u v is a plane through the origin in R3। तो इसका ये मतलब है कि अब हमें u और v को चेक करने की ज़रूरत नहीं है whether u is a multiple of v or these are the multiples of each other or not, क्योंकि जब उसने हमें ये चीज़ कंफर्मेशन के साथ बता दी, दिस इज अ प्लेन थ्रू द origin in R3, तो इसका मतलब है u and v can never be the multiples of each other. Is b in that plane? अब हमें चेक क्या करना है, क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है, इज बी इन दैट प्लेन। अच्छा, इसके लिए मैं ज़रा इस पे लास्ट स्लाइड पे दोबारा जाती हूँ। इसमें देखें, इस पे अगर फॉर एग्जांपल हम u और v की बात करते हैं तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास रिजल्टिंग वेक्टर आएगा वो इसी प्लेन के ऊपर ही लाई करेगा। मीन्स के हम ये कहेंगे कि अगर हम जैसे यहाँ पे हमने बात की है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जो भी 6u और 3v का अगर हमारे पास सम बन रहा है यहाँ, तो इस पूरे प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे पास स्पैनिंग सेट ऑफ 6u एंड 3v के वो क्या होंगे, u एंड v के, इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे कि वो सारे के सारे हमारे पास 6u एंड 3v के सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो अब यही चीज़ जब हम यहाँ आके डिस्कस करते हैं तो इस बी इन दैट प्लेन, इसका मतलब है कि जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में यू और वी की बात की है, तो इसको बी को यहाँ पे कहीं होना चाहिए। अगर ये इसकी इस प्लेन से बाहर चला गया तो इट मीन्स इट्स नॉट द सॉल्यूशन ऑफ यू एंड वी।
तो अब यहाँ पे एक चीज़ दोबारा मैं आपको बता दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे इस तरह से पूछा जा रहा है इज़ बी इन दैट प्लेन, तो वो आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपने बी को एज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यू एंड वी लिखना है। बी इज़ B can be written if B is on the spanning set of U, V कि ये इस प्लेन के ऊपर आ रहा है, इसका सॉल्यूशन बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि B can be written as a linear combination of U and V. और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं if U and V are the columns of the coefficient vectors एंड बी कॉलम अगर आप इसमें ऐड करें तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा, तो हम कहेंगे कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो हम इसको तीनों तरह से डिस्कस कर सकते हैं, आंसर सेम होगा। वी हैव टू चेक वेदर द वेक्टर इक्वेशन, देखें अब वो वही लीनियर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने कहा था कि स्पैनिंग सेट ऑफ यू वी में क्या है, ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ यू एंड बी, वो सारे के सारे इसमें आ रहे हैं। तो अब वी हैव टू चेक वेदर द वेक्टर इक्वेशन linear combination of u and v is consistent or inconsistent। तो ये हम वही चीज़ डिस्कस। अच्छा, अब हमने क्या किया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिया, u का कॉलम आ गया, v वेक्टर का कॉलम आ गया, b वेक्टर का कॉलम आ गया। जब हमने उसको सॉल्व किया, हमने उसमें जो बेसिक रो ऑपरेशंस हैं वो यूज़ किए और हमने इसको एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया। एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास ये जो थर्ड कॉलम है विच इज़ द राइट साइड ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसमें पिवट इन्वॉल्व हो रही है, इसमें पिवट नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो क्या आंसर आया, 0 इज इक्वल्स टू -2। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, तो सिस्टम क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट हुआ। तो अब सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे हमने क्या दिया कि यहाँ हमने शुरू में बता दिया था बेसिकली, आप जो कह रहे हैं स्पैनिंग सेट ऑफ यू वीज अ प्लेन थ्रू द ओरिजिन इन R3 इज बी इन दैट प्लेन। तो अब या तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आपको इसका ये मतलब है वी हैव टू चेक वेदर द वेक्टर इक्वेशन दिस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर मैं यहाँ मेंशन ना करती, मैं डायरेक्टली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेती और मैं कहती सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, तो आगे फिर मुझे प्रॉपरली आंसर करना पड़ता जिस तरह से मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है। मैं यहाँ पे लिखती बी इज नॉट इन दैट प्लेन, के इस प्लेन में नहीं है, इसका सोल्यूशन नहीं है ये। कॉन्क्लूजन क्या हुआ, द वेक्टर इक्वेशन दिस हैज नो सॉल्यूशन एंड बी इज नॉट इन द स्पैनिंग सेट ऑफ यू वी के। आप इन अदर वर्ड्स क्या कहेंगे, बी कैन नॉट बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यू एंड बी। अब यहाँ देखें आप, यू एंड बी वेक्टर्स आपको गिवन है, all these vectors belong to the set belongs to the R3। Find the values of H such that B is in the plane generated by U and V। वही बात होगी, स्पैनिंग सेट ऑफ यू वी में आना चाहिए। जनरेटेड, हमने लास्ट टाइम ये टर्म हमने मेंशन की थी कि स्पैंड या जनरेटेड के सेम मीनिंग्स हैं, कि आप कहें कि स्पैनिंग सेट ऑफ, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया, स्पैनिंग सेट ऑफ यू कॉमा वी, तो इसका मतलब है कि जनरेटेड बाय यू एंड वी। तो वो कह रहा है बी, आपके पास आपने एच की वैल्यूज़ बतानी, आपने एच की वैल्यूज़ बतानी है, जिस पे उसने कहा है कि बी इज इन द स्पैनिंग सेट ऑफ यू एंड वी, बी कैन बी रिटन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यू एंड वी। तो आपने बेसिकली ये चीज़ बतानी है। अब देखिए मैंने इसकी मैंने सोल्यूशन कर दी, ये सोल्यूशन आप देख लीजिएगा, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें जो एंड पे छोटा सा डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि आपने बी पे कंडीशन लगानी होगी। बी में जो स्पेशली ये जो एच है ये आपके पास अननोन है, हम इस पे कंडीशन लगाएंगे क्योंकि उसने कहा है कि आपने एच की वो वैल्यूज़ हमें बतानी है जिसके लिए वो इसको यू वी को जनरेट कर रहा है, स्पैनिंग सेट ऑफ यू कॉमा वी को जनरेट कर रहा है, या इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अब देखिए सारा सॉल्व करने के बाद एट द एंड हम यहाँ पहुँचे, तो देखें अगर यहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू है, इट मीन्स के हमारे पास बी कॉलम में पिवट इन्वॉल्व हो रही है, बी कॉलम में पिवट नहीं आनी चाहिए। जब बी कॉलम के अंदर हमारे पास पिवट आती है और इससे पहले हमारे पास देखें सारे जीरोज़ हैं, पिवट का ये मतलब ना फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ दिस रो, तो वो ये बन रही है। तो पिवट अगर हमारे पास बी की जगह पे आ रही है तो इट मीन्स के सोल्यूशन के इनकंसिस्टेंट होने के चांसेस होते हैं, और हम इन अदर वर्ड्स ये कहते हैं कि यू और वी को स्पैन नहीं करेगा। लेकिन अब हम एच पे कंडीशन इम्पोज करेंगे क्योंकि हमारे पास अब टू पॉसिबिलिटीज़ हैं।
-5 + 2h + 9, इसको हम लेट कर लेते हैं दिस इज़ इक्वल्स टू b। अगर b के इक्वल हम इसको एक फॉर्म में लिख लेते हैं, दिस इज़ बेसिकली दिस इज़ द वेक्टर b। हमारे पास ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो मैं ऐसे करती हूँ कि इससे मैं यहाँ पे बी लिख लेती हूँ। आप बेशक यहाँ पे आप चाहें तो इसको एज इट इज़ लिखना है तो भी ठीक है, चाहें तो आप इसे किसी एक सिंगल क्वांटिटी के साथ इसको रिप्रेजेंट कर दें, क्योंकि बेसिकली अब हमारा मकसद इसको सॉल्व करना नहीं है, हमने इस पे कंडीशन लगानी है। हाँ, वो अगर एच की स्पेसिफिक वैल्यूज़, अब जैसे इसने कहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एच, तो फिर इसका मतलब हमें सॉल्व करना है। अगर वो एच की वैल्यूज़ आपसे नहीं मांग रहा, तो वो कंडीशन जस्ट मांग रहा, तो आप इस कंडीशन को नॉट इक्वल्स टू करके आप इसको बता देंगे। तो अब हमें नज़र आ रहा है कि दिस कंडीशन इज नॉट इक्वल्स टू 0, इट मीन्स के -5 + 2h + 9 इज नॉट इक्वल्स टू 0, इट मीन्स के ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा। ये इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि यहाँ पे पिवट इन्वॉल्व हो रही है, और अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास h की वैल्यू क्या आ रही है, -2। h की वैल्यू देखिए यहाँ से हमारे पास -2 आ रही है, तो -2 के लिए जस्ट हम कहेंगे, क्योंकि इसमें अगर मैं -2 सब्सिट्यूट करती हूँ, तो -2 सब्सिट्यूट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट वुड बी 0। होपफुली स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी, वही कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट होना, उसी पे सारा हमारा सोल्यूशन डिपेंड कर रहा था। अब जब आप आंसर करेंगे तो आपने आंसर क्या करना है, आपने कहना है फॉर h इज इक्वल टू -2 b इज इन द प्लेन जनरेटेड बाय u एंड v। ये अब आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे आप इसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे, ये मैं अब आप पे छोड़ रही हूँ कि आपने यहाँ पे आंसर लिखना है फॉर ओनली h इज इक्वल टू -2, सिर्फ और सिर्फ h की वैल्यू हमारे पास -2 है, सच दैट b इज इन द प्लेन जनरेटेड बाय u एंड v। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, u आपको गिवन है, v गिवन है एंड h के थर्ड वेक्टर गिवन है, तीनों R2 से बिलोंग कर रहे हैं। शो डैट H के वेक्टर जो भी आपके पास, ये इसको आप Y कह दें, B कह दें, जो भी कह दें, मैंने यहाँ पे इसको Y कह दिया, इज इन द स्पैनिंग सेट ऑफ U एंड V फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ H एंड K। ठीक है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि वो कह रहा है शो डैट H के इज इन द स्पैनिंग सेट ऑफ U V फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ H एंड K। तो हमने करना क्या है, Y कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, यही बात होगी ना, स्पैनिंग सेट ऑफ यू और वी की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास यू और वी के ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो हम कहेंगे कि हम इसको वाई कह देंगे, हम कहेंगे हमें चेक क्या करना है कि हमें एच फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एच एन के हमें ये प्रूव करना है कि दिस वेक्टर कैन बी रिटर्न एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वैक्टर्स। अब ये आप देखें, हमने फर्स्ट कॉलम यू वेक्टर, वी वेक्टर, और यहाँ पे हमने वाई वेक्टर, इसको बी कह दें आप, बेशक बी वेक्टर हमने यहाँ पे लिखा। तो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन यूज़ किया है, आर वन को 2 से डिवाइड करके इसको मैंने R2 में ऐड किया, तो यहाँ पे मेरे पास इस पिवट से बिलो मेरे पास 0 आ गया। और अब मैं इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखती हूँ, 2x2 इज इक्वल टू h/2 + k। ये सिस्टम मेरे पास कौन सा है, एचलॉन फॉर्म में आया है, ये रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में नहीं आया, एचलॉन फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि 2 से अब हमारे पास नॉन ज़ीरो एंट्री है। तो ये अब आपके पास, अब सारा का सारा सोल्यूशन, अब इसमें ये नहीं कहा कि आप इसको सॉल्व करके बताएं। ठीक है, x1 और x2 की वो वैल्यूज़ डिमांड नहीं कर रहा। मैंने आपसे कहा था ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। हमने एच और के की वैल्यूज़ बतानी है, तो वो हमारा सोल्यूशन की डिस्कशन यहाँ पे जो लास्ट रो है वहाँ पे होगी। तो x2 इज इक्वल टू h+2 की है, क्योंकि देखें इसमें तो कोई इशू नहीं है। इशू हमेशा यहाँ पे होता है कि जब आपके पास यहाँ पे अगर ये वाली एंट्री मेरे पास सपोज 0 हो जाती, तो फिर सिचुएशन डिफरेंट होती। फिर मैंने h/2 + k पे मैंने कंडीशंस लगा दी थी, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, x2 इज इक्वल टू h+2 के आगे आप h और k की कोई भी वैल्यू रियल नंबर से आप लें, उसको यहाँ सब्सिट्यूट करें, तो हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, चाहे आप नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, चाहे पॉजिटिव ले रहे हैं, चाहे आप ज़ीरो ले रहे हैं, आपके पास चाहे आप दोनों को ज़ीरो ले लें
तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है x2 की जिसके लिए h और k की कोई ऐसी वैल्यू जिसके लिए हम इस वेक्टर को, जिसको हमने y का नाम दिया है, कैन नॉट बी रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशन इन द फॉर्म ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यू वी, या हम ये कहें कि इसका बेसिकली ये u और v से, इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे कि हमारे पास u और v से जो प्लेन जनरेट हुआ है उस प्लेन पर ये लाई कर रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एच एन के। और देखें x2 की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ से आप अगर फॉर एग्जांपल आपसे इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि आप फर्दर बताएं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो कंसिस्टेंट तो हमें समझ आ गया, तो उसका सोल्यूशन क्या है। तो जब अगर हमें सोल्यूशन बताना है तो इट मीन्स कि हम लोगों ने जो वैल्यूज़ बतानी है, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे मैंने C1 और C2 अगर लिया है, ठहरे मैं यहाँ पे इसको चेंज कर लेती हूँ, मैं इसको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं इसको x2 कह देती हूँ, ठीक है। तो ये x2 मेरे पास h+2 के है, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास x1 की भी वैल्यू आ जाएगी अगर वो कहता है कि इंटरेस्टेड है कि आप सोल्यूशन सेट बताएं हमें, ठीक है, कंसिस्टेंट होने के बाद। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहीं पे ही आप एक्स्ट्रा में स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सिंपल ये चीज़ बतानी थी कि एच की आपने प्रूव करना है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एच एन के दिस वेक्टर इज इन द स्पैनिंग सेट ऑफ यू एंड वी वेक्टर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि वह ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पैनिंग सेट ऑफ v1 v2 फॉर द वेक्टर्स। आप इसको इजीली, जैसे मैंने आपको जनरली बताया है कि इफ़ फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर v1 और v2 आपके पास टू वेक्टर्स हैं, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि क्या v1 v2 का मल्टीपल तो नहीं बन रहा, या v2 v1 का मल्टीपल तो नहीं बन रहा। इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे इस दीज वेक्टर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर और नॉट। फर्स्ट कंडीशन में चेक करनी है, ऐसा ना हो कि हम इसको चेक किए बगैर हम इसको प्लॉट करना स्टार्ट कर दें। वैसे तो हमें प्लॉट करते हुए भी आइडिया हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल अगर ये वेक्टर इसका मल्टीपल बन रहा है तो वो एक ही लाइन में ही लाई करेगा। इफ सपोज v2 इज 2 टाइम्स v1, तो वो हमारे पास एक ही लाइन होगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ तक आपके पास v आ रहा है तो 2v भी आपका यहीं पर ही कहीं जाके, ट्वाइस टाइम आप इसको ले लेंगे, 2v भी आपका यहाँ पे ही जाके कहीं प्लॉट होगा, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन हम इसको प्रॉपरली इसी कंडीशन चेक करेंगे कि v1 v2 का मल्टीपल तो नहीं बन रहा। इसके अलावा फिर हमने इसको प्लॉट करना है, अगर ये मल्टीपल नहीं बन रहा तो हमने इससे एक प्लेन जनरेट करना है, ठीक है, ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपको मैट्रिक्स गिवन है, बी वेक्टर भी आपको गिवन है, डिनोट द कॉलम्स ऑफ ए बाय a1 a2 a3। हम इसको a1 a2 और a3 कह देते हैं। तो लेट w इज इक्वल्स टू स्पैनिंग सेट ऑफ a1 एंड a2 एंड a3। तो ये फिर हमारे पास w हम कह देते हैं, कोई भी हमारे पास स्पैनिंग सेट है वो w की इक्वल है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है। अब ए बी सी 3 आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरह से ही आपने आंसर करना है, ठीक है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को, इस बी इन a1 a2 a3, वो सिंपल बी वेक्टर का कह रहा है कि वो इसमें है या नहीं है। हाउ मेनी वेक्टर्स आर इन a1 a2 a3, आपको ये भी बताना है कि ये इसमें कितने वेक्टर्स आ रहे हैं। इस बी इन w, क्या बी वेक्टर जो है वो W में है। हाउ मेनी वेक्टर्स आर इन W, W में कितने वेक्टर्स आ रहे हैं। शो डैट A1 इज इन W, तो आपने शो करना है कि A1 इज इन W। तो ये तीन जो ABC पार्ट्स हैं ये आप लोगों ने करने हैं, बहुत अच्छी तरह सोच समझ के करने हैं कि किस टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके क्या मीनिंग्स हैं, हमने आंसर किस तरह से करना है। तो अगर आप ये क्वेश्चन इनकी अच्छी सी प्रैक्टिस करते हैं तो होपफुली स्टूडेंट्स के आप लोग को आगे जाके किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए हम एक ही चीज़ को बार बार डिस्कस कर रहे हैं, बट मैं दोबारा बोलूँगी कि वे ऑफ आस्किंग इज़ डिफरेंट, कि जो क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है वो डिफरेंट है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें, A1 A2 एंड B 3 वेक्टर्स आपको गिवन है फॉर व्हाट वैल्यू और वैल्यूज ऑफ एच, एच की एक से ज़्यादा भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए इसने वैल्यूज लिखा है। इस B इन प्लेन स्पैन्ड बाय A1 एंड A2,
तो ये भी आप ये क्वेश्चन इसकी भी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, इसमें भी इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ए with non-zero entries and a vector b in R3 such that b is not in the set spanned by the columns of A। अब आपने एक ए मैट्रिक्स जो है वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आपने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी एंट्रीज नॉन ज़ीरो होंगी एंड अ वेक्टर बी इन R3। तो एक आपने एक वेक्टर खुद से आपने लेना है जो R3 से बिलोंग करेगा सच दैट बी इज़ नॉट इन द स्पैनिंग सेट स्पैंड बाय द कॉलम ऑफ ए। आपको पता है आपने इसको उस सिचुएशन तक लेके आना है कि आपके पास जो लास्ट जिस जैसे हम पिवट्स की बात करते हैं तो जो पिवट है वो आपके पास लास्ट पिवट आपके पास बी में आ जाए, बी कॉलम के लास्ट एंट्री में आपके पास पिवट आ जाए। तो ये सिचुएशन हमारी होती है कि वो उसको स्पैन नहीं करेगा या हम कहेंगे बी कैन नॉट बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए। कॉलम्स ऑफ ए आर इन फैक्ट द वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए के कॉलम्स हैं A1 A2 A3 तो बी कैन नॉट बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स A1 A2 A3। और हम फिर क्या कहेंगे कि बी डज नॉट lie in the plane spanned by A1 A2 and A3। इन अदर वर्ड्स हम क्या कहेंगे इफ एंड only if के साथ सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट नहीं है सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको इन कोर्सेज में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आपको हुआ तो हम इंशाल्लाह ताला लाइव सेशन में इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपने लेक्चर को बहुत अच्छी तरह देखना है और क्वेश्चंस को साथ साथ आपने करना है ताकि आपको फ्यूचर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं दोबारा इस चीज़ को आपको बताऊंगी कि आप जब आप गॉश एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं इस पे आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि देखें आगे फर्दर जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं उसकी बेसिक चीज़ उसमें जो आप सबसे पहला काम क्या करते हैं गॉश एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं।